मेरा नाम है मेहरुनिशा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नाजायज़ ख्वाहिशें रुसवाई का सबब बनती हैं। याद रहे, मर्दों के लिए रुसवाई पानी में कंकर की तरह डूब जाती है, तो वहीं औरतों के लिए रुसवाई फूल की खुशबू की तरह माहौल में बिखर जाती और ज़माने ज़माने तक याद भी रखी जाती है। ऐसी ही नाजायज़ ख्वाहिशों से हुई रुसवा सलमा की कहानी सुनिए। मेरा नाम सलमा है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा शहर में एक होटल में खाना पकाने का काम करते थे और मेरी माँ लोगों के कपड़े सीती थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे और उनमें से एक बहन मुझसे बड़ी थी और भाई बहन मुझसे छोटे थे। हम ऐसे ही जी रहे थे कि हमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी इस गरीबी से नफ़रत भी बढ़ने लगी थी। मैं अक्सर खुदा से शिकायत करती थी कि मुझे इस गरीब घर में पैदा क्यों किया। मेरे सब भाई बहन इसी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन मैं इस गरीबी से ऊब चुकी थी। मेरे सपने बड़े थे और होते भी क्यों नहीं, मैं थी भी इतनी खूबसूरत। मेरी दादी कहा करती थी कि तुम्हें तो किसी महल में पैदा होना चाहिए था। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये छोटा सा घर मेरे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। हम भाई बहनों में मैं सबसे प्यारी थी, इसीलिए सबकी लाडली भी थी। चारों ओर मेरे खूबसूरती के ही चर्चे होते थे। इलाके का हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं तो किसी की तरफ एक नज़र उठा के देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सब गरीब होते थे। पढ़ाई के बहाने में सहेलियों के साथ घंटों घंटों बाहर ही समय बिताती थी। वैसे भी मैं अपनी दोनों बहनों के मुकाबले में अलग स्वभाव की लड़की थी। मैं स्कूल में भी किसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करती थी और सिर्फ अमीर घर की लड़कियों से ही मेरी दोस्ती थी। मैं उनके आगे पीछे घूमती फिरती थी और उनकी तरह रहने की कोशिश करती थी। घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि सारा का सारा समय मैं सजने संवरने में लगाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। मैं हर वक्त यही सोचती कि काश मैं अमीर होती, मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती, गाड़ियों में सफ़र करती, मेरे आगे पीछे भी नौकरों की लाइन लगी होती। मैं रोज़ नया नया तरीका सोचती कि मैं कैसे रातों रात अमीर हो जाऊं, ताकि इस गरीबी से छुटकारा पा सकूं। लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता था। फिर मैंने स्कूल के बाजू के दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं कभी भी उससे फ्री में सामान ले लिया करती थी। इसी तरह मैंने स्कूल और मोहल्ले में काफ़ी लड़कों से दोस्ती बना ली। हर एक से मोहब्बत के झूठे दावे करती। हर रोज़ मैं स्कूल से छुट्टी करके किसी ना किसी लड़के के साथ घूमती और फिर उनसे नई नई फरमाइशें किया करती। मैं वो सारी चीज़ें छुपा देती, इसीलिए घर में किसी को शक भी नहीं होता। मतलब निकलने के बाद मैं उन लड़कों को छोड़ देती थी। एक बार एक लड़का कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, मगर मैंने उसे धमकी दी कि मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन फटीचरों से दोस्ती करके भी मैं अमीर कहाँ बन पा रही थी। मुझे अब कोई बड़ा हाथ मारना था। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक पूरी होने के बाद जिद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने मेरे सपनों को और बढ़ावा दे दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि दौलत का अंबार मेरे हाथ लग जाए। मेरी कुछ सहेलियां भी ऐसा ही करती थीं। उनकी देखा देखी मैं भी सोचने लगी किसी अमीर लड़के से दोस्ती कर लेना चाहिए। और फिर समय ने मुझे एक सुनहरा मौका भी दे दिया। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़का किराए पर रहने के लिए आया है। लेकिन मैंने ये सोच के उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि इस गरीब मोहल्ले में अमीर लड़का थोड़ी ना रहने आएगा। शाम को जब मैं छत पर गई तो मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दिखने में तो वो एक अमीर ख़ानदान का लग रहा था और ख़ूबसूरत भी था। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस लड़के से दोस्ती कर लूँ तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी।
मैं इसी सोच में गुम थी कि माँ ने नीचे से मुझे आवाज़ लगाई तो मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ी। तब मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरे तरफ ही देख रहा है। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज़ रात को हवा खाने के बहाने छत पर आ जाती तो वो लड़का भी छत पर मौजूद होता। वो मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं भी मुस्कुरा देती, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली। 10 बजे जब मैं बाहर आई तो माँ कपड़े धो रही थी। अम्मी ने मुझे देखकर कहा, सलमा बेटा, नाश्ता होने के बाद ज़रा कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाल देना, मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं बाल्टी लेकर छत पर आ गई। आसपास की छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। तभी अचानक एक पतंग मांझे के साथ हमारे छत पर आकर अटक गई। मैंने उस पतंग को छुड़ाने के लिए पकड़ा तो मैंने देखा उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने सामने देखा तो वही किराएदार लड़का छत पर खड़ा था। उसने अपना नंबर और नाम लिख कर भेजा था, जिसका मतलब था कि पतंग जानबूझकर यहाँ फेंकी गई है। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, तो मैंने वो नंबर वाला हिस्सा फाड़ के अपनी जेब में रख दिया और पतंग को नीचे फेंक दिया। जब मैं घर में आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले मैंने दोस्तियाँ की थी, लेकिन किसी अनजान लड़के से बात नहीं की थी। मैंने अम्मी से उनका मोबाइल मांगा और बोला कि सहेली से बात करके आज के होमवर्क के बारे में पूछना है, और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके आसिफ से बात करने लगी। मैं जो हर वक्त उदास रहती थी अब खुश नज़र आने लगी थी। जब आसिफ मेरी तारीफ़ करता तब मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती। धीरे धीरे मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता गया। मैं सारा दिन रात होने का इंतज़ार करती, क्योंकि मैं हर रात आसिफ से बात किया करती थी। एक दिन उसने बातों बातों में मिलने को कहा। मैं पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसके प्यार से मनाने पर मान गई। तो तय ये हुआ कि वो मेरे कॉलेज आएगा और वहाँ से निकल के हम शहर के एक गार्डन में मिलेंगे। सुबह मैं रोज़ के मुकाबले जल्दी उठ गई और दिल लगाकर तैयार होने लगी। अम्मी और बहनों को बताया कि आज कॉलेज में फंक्शन है, जिसके चलते मुझे आने में भी देरी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अम्मी कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरा मूड ख़राब ना हो जाए इसीलिए चुप हो गई। तय किए प्लान के मुताबिक हम दोनों कॉलेज से निकलकर गार्डन पहुंच गए। आसिफ ने मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल और कुछ चीज़ें दी। बहुत सा वक्त गुजारने के बाद उसने मुझे कॉलेज के पास लाकर छोड़ दिया। वहाँ से मैं घर आ गई। घर आकर उसकी दी हुई सारी चीज़ें एक अटैची में रख दी और ताला लगा दिया। रात को सब सो गए, तब मैंने आराम से मोबाइल निकाला और ऑन किया। आसिफ ने उसमें सिम कार्ड डाल के ही दिया था। मैंने चुपके से आसिफ को कॉल किया। जब से खुद का मोबाइल मिला तब से हम पहले से ज़्यादा बातें करने लगे थे। वो मुझे बड़े महंगे महंगे तोहफे दिया करता था। मुझे उसके पैसों के सिवा उससे कोई मतलब भी नहीं था। उन्हीं दिनों में मेरी अप्पी की शादी तय हो गई। वो लड़का एक किराने की दुकान चलाता था। महीने के अंदर ही अप्पी की शादी हो गई। उसके बाद मेरी शादी होनी थी। अब्बू के एक दोस्त ने बचपन से ही अपने लड़के के लिए मेरा हाथ मांग के रखा था, लेकिन मैं हमेशा अमीर घराने के सपने देखा करती थी। इसीलिए जब भी मेरी शादी की बात होती तो मैं साफ इनकार कर देती। मेरा दिल अब आसिफ से भी ऊबने लगा था। वो इसीलिए क्योंकि मैंने एक लड़का अप्पी की शादी में देखा था। उसका नाम मेहताब था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसके अब्बा बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर भी थे, इसीलिए मेहताब मेरे लिए बेहतर था। अब मैं आसिफ से पीछा छुड़ाने का सोचने लगी। आसिफ भी शायद समझ चुका था, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अभी तक उसने इसी उम्मीद से मुझ पे खर्च किया था कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन अब मैं उसे टालने लगी थी और नए नए बहाने बना के अप्पी के यहाँ ठहरने जाती, ताकि मेहताब पर अपना जादू चला सकूं। जहाँ मेहताब खड़ा होता मैं जानबूझकर उसके सामने जाके खड़ी हो जाती
अब महताब भी समझने लगा था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। उधर मैं अभी भी आसिफ के साथ थी, लेकिन अब महताब की वजह से मैंने उससे बातचीत कम कर दी थी। महताब एक अच्छा लड़का था, इसीलिए अप्पी भी यही चाहती थी कि मेरी शादी महताब से हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी ओर से कोशिश शुरू कर दी। बहुत जल्द महताब के घर वाले रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। मेरे अब्बू चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरे ज़िद के आगे उन्होंने हार मान ली और महताब के साथ मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी तो अमीर घराने में तय हो गई, लेकिन मुझे अब आसिफ की टेंशन थी कि अगर उसे मालूम पड़ गया तो कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मोहल्ले में ही रहता था तो खबर तो ऐसे भी मिलने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे पता ना चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया। उसने फ़ोन किया तो काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा कि मैंने सुना है कि किसी अमीर घराने में तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ है, मेरी शादी तय नहीं हुई है। ये सुन के उसे तसल्ली हुई। कहने लगा, मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी और के साथ या बारे में सोचा तो तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर फ़ोन रख दिया और सोचने लगी, अब इससे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। ये ना हो कि ये किसी दिन घर के आगे आकर मेरी पोल खोल दे। यूँ मेरे शादी के दिन भी करीब आते गए। मेरे दिल में डर बढ़ने लगा कि आसिफ को पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी हुई धमकी से मुझे डर भी लगने लगा था। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन नज़दीक आते गए, वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ती गई। इसी दौरान मैंने फ़ोन पे आसिफ से रिश्ता तोड़ दिया। वो मुझे रोज़ कॉल करता, लेकिन मैं बात नहीं करती। आखिर मेरे शादी का दिन आ ही गया। मुझे टेंशन हो रही थी कि उसकी वजह से मेरी शादी ना टूट जाए, कहीं वो आकर सबको ना बता दे। उसकी धमकी अगर सच साबित हुई तो ना सिर्फ मेरी शादी टूट जाती, बल्कि मैं बदनाम भी हो जाती। आखिर मैंने एक तरकीब निकाली और बारात आने के 2 घंटे पहले उसको मैसेज किया कि मेरे घर वाले मेरी बहन के साथ साथ मेरी भी शादी कर रहे हैं। वो पढ़कर परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम इनकार कर दो। मैंने जवाब में उसे कहा कि नहीं, हम भाग जाएंगे, तुम आकर मुझे ले जाओ। वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं आता हूँ। उसको मैसेज करने के बाद मैंने अपनी बहन को कहा कि ये चादर लो और घर के पीछे साइड पर चली जाना। ये बात सुनकर वो हैरान हो गई कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि आज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। मेरी बहन को सब बताकर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने मुझ पर गुस्सा किया और फिर मदद करने से इनकार कर दिया। मैं उसके कदमों में गिर गई और मदद की भीख मांगने लगी। आखिर मैं वो मान गई। तब मैंने उसे कहा कि इस चादर से अपना चेहरा ढककर आसिफ के साथ चली जाए, फिर जैसे ही मेरी शादी होकर बारात निकल जाएगी तुम वापस आ जाना। मैंने सोचा कि एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी मुझे शादी करके यहाँ से चले जाना था, इतनी दूर कि वो मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगा और ना ही मुझे ढूंढ सकेगा। मेरी बहन को मुझ पर दया आ गई। उसने चादर सर पर ली और चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने आसिफ को कह दिया था कि वो भी घर की पिछली तरफ आ जाएगा। मेहमान आ चुके थे, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई तमाशा बने। मैंने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बना दिया था। मेरी बहन को कमरे से निकल के काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब मुझे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया। लग रहा था कि बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में निकाह कराने वाले काजी और मेरे घर वाले आ गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उन लोगों ने मेरा निकाहनामा साइन करवाया। बस मेरा निकाह हो गया और मेरी विदाई शुरू हो गई।
मैंने घूंघट निकाला हुआ था। शादी के बाद से मुझे मेरी बहन कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जाने वो कहाँ थी। अब मुझे उसकी भी चिंता सताने लगी। वो वापस आई थी या नहीं। मुझे शादी के बाद सभी घर वालों का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। मेरे अब्बा तुरंत बाहर चले गए थे और अम्मी भी पता नहीं कहाँ थी। खैर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपने शौहर के घर आ गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार करते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि कहीं आसिफ ने उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हो गए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म के मारे नज़रें झुकाकर बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई। मैं चीखती हुई खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मेरा दूल्हा था वो मेहताब नहीं था और ना ही आसिफ था। वो तो कोई और ही लड़का था। मैं डरते हुए पीछे हटने लगी और चीख कर पूछने लगी कि तुम कौन हो। और वो मुझे चीखते हुए देखकर डर गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। तुम सलमा हो ना। उसके बोलने से मुझे शक हुआ कि वो अब नॉर्मल है। मैं किसी भी तरह ये मान नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक दिमागी तौर पर कमज़ोर आदमी से हुई है। पर उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मैंने उसे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो। मेहताब किधर है। वो चुप हो गया। फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि दूल्हा भाग गया। हाँ हाँ, दूल्हा भाग गया। तुम गंदी दुल्हन थी। दूल्हा तो भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहाँ मेहताब रहता था। घर भी कोई और था। तो क्या वाकई मेरी शादी मेहताब के बदले किसी और से हो गई थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरे में जाके देखा लेकिन इतने बड़े घर में वो अकेला ही था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि कोई है। मेरे चिल्लाने से किचन से एक औरत बाहर निकल आई। वो इस घर की नौकरानी थी। मैंने पूछा मैं इस घर में कैसे आई हूँ, मेरे कमरे में कौन है। वो नौकरानी कहने लगी, मेम साहब आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मुझे रोना आ रहा था। ये सब क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी शादी तो मेहताब से होने वाली थी, तो इस दरमियान ये कौन है और कहाँ से आ गया जिससे मेरी शादी कर दी गई। मैं जितना सोचती उतना ही मैं उलझ जाती। अगर मेरी शादी मेहताब से नहीं हुई थी तो आसिफ से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कैद कर लिया हो। नौकरानी कहने लगी, मेम साहब छोटे साहब की बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मेरा दिमाग चला और मैंने अपने घर फ़ोन किया। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो। आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। इतनी बेइज्जती हमारी तुमने करवानी थी, करवा दी। अब क्या कसर रह गई जो अब फ़ोन भी कर रही हो। ख़बरदार जो आज के बाद हमसे दोबारा घुल मिलने की कोशिश की। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। माँ की बातों से ये पता चल रहा था कि उन्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बड़ी होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी मेहताब को, आसिफ को फ़ोन किया, लेकिन दोनों ने ही मेरा कॉल काट दिया। अप्पी को फ़ोन किया तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगी। वो बोली, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फ़ोन रख दिया और अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई थी। मैं कमरे में गई तो वो सलमा सलमा कह के खुश होकर तालियां बजाने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल ने मुझ पर हमला कर दिया।
मैंने भागकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और उससे बोली, तुम सुबह मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। वो मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहने लगी, छोटी अप्पी, जब कल तुमने मुझे चादर देकर घर के पिछवाड़े में जाने को कहा था, उसी वक्त बुआ ने मुझे देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़की घर से भाग रही है। आसिफ भी वहीं था। मैंने उसे भी बार बार कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे सलमा ने मैसेज किया था तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठे हो गए। बुआ ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। फिर जब हालात बिगड़ते देखे तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी, मगर आसिफ ने शोर मचा दिया। वो कहने लगा, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो सलमा को लेने आया हूँ। मेहताब भी वहीं था। उन्होंने उस आसिफ को मारना शुरू कर दिया। आसिफ ने मोबाइल में कैद सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेज और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन हो गया। आसिफ को तो सबने मार के वहां से निकाल दिया, लेकिन मेहताब ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया और बारात वापस लेकर चले गए। अब्बा जी ये सहन नहीं कर पाए, उनकी तबीयत खराब हो गई। तब अम्मी की एक दोस्त ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश किया, जबकि इज्जत का सवाल था। इसीलिए अब्बा जी ने उससे तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दिया। वो कह रहे थे कि अब तुम हम सब के लिए मर गई हो। तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अभी तुम्हारे दौलत के लालच ने हमें बदनाम कर दिया। ये सारी बातें सुन के मेरी बहन सिसक कर रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने लोगों के दिल तोड़ दिए थे। किस्मत ने मुझे फिर ना आसिफ के काबिल छोड़ा और ना ही मेहताब के। ये मेरे लालच और धोखे की सज़ा थी कि मेरी शादी एक पागल आदमी से करवा दी गई। वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन ये सारे मामले में मुझे एक बात खटक रही थी, वो ये कि मेरा शौहर पागल था, लेकिन उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। अगले सुबह मेरे शौहर की बहन आई और मुझे देखकर कहने लगी, पहचाना, ये जो तुम्हारा शौहर है ये कौन है? भला मैंने अपने शौहर की तरफ गौर से देखा तो लगा जैसे मैंने पहले कहीं इसको देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी नंद कहने लगी, ये मेरा भाई सोहेल है, जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमा करता था। तुमने इसे भी अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था। फिर जब तुमने इसे धोखा दिया तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका ये हाल हो गया। और तुम्हें आज भी याद नहीं है कि ये कौन है? मुझे याद है, ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। मेरी ननद ने नफ़रत से कहा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे अब्बा की जान निकलने वाली थी तो मैंने तरस खाकर अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी और उनकी इज्जत भी बचा ली। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी। अगर तुम इसे छोड़कर भागी तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया है, अब इसे ठीक भी तुम ही करोगी। मेरी नंद की बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे नसीब में यूं जलील होना ही लिखा था। मुझे दुख भी हुआ कि मेरी वजह से एक जवान लड़का पागल हो गया था। मैंने सोहेल को अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया और
दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम भी खा ली। अब मुझे अच्छी लड़की बन के रहना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई थी, लेकिन इज्जत गंवा कर मिली थी। मुझे अब सोच के तकलीफ होती थी कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ सालों बाद मेहताब से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया था और मैं साजिशें करके भी हार गई थी। मैं अब रोज़ मायके जाती हूँ कि अम्मी और अब्बा मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझे एक दिन ज़रूर माफ़ कर देंगे। मेरे माँ बाप हैं, कब तक नाराज़ रहेंगे। जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि काबू में रखना लड़कियों अपनी बेलगाम ख्वाहिशों को। ये ख्वाहिशें तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिरा देती हैं। और ये भी याद रखना कि लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।